पश्चिम बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव, ये कोई आम चुनाव नहीं होने वाला है। ये तो एक महामुकाबला है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। तो आइए इस विश्लेषण में समझते हैं कि आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। तो चलिए इस पूरी चुनावी कहानी को समझने के लिए हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये चुनाव इतना बड़ा क्यों है, फिर देखेंगे कि मैदान में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी हैं, हिंसा के पुराने दाग को मिटाना क्यों जरूरी है, और आखिर में वोटर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए कहानी की शुरुआत एक नंबर से करते हैं, 780। अब ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये केंद्रीय सुरक्षा बलों की उन कंपनियों की संख्या है जिन्हें सिर्फ एक राज्य के चुनाव के लिए तैनात किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक राज्य के चुनाव के लिए इतनी बड़ी, ऑलमोस्ट सेना जैसी तैयारी क्यों? और देखिए, इसी सवाल का जवाब हमें बंगाल की चुनावी राजनीति की गहराई में ले जाता है। ये जो इतना बड़ा सुरक्षा का घेरा है ना, यही इस बात का सबूत है कि ये मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि वर्चस्व की एक बहुत बड़ी और तनावपूर्ण लड़ाई होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इस खेल के कुछ बेसिक नियम समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। अब सरकार बनाने के लिए किसी भी टीम को 148 सीटों का वो जादुई आंकड़ा छूना होगा। असली मुकाबला होगा 23 और 29 अप्रैल को, और 4 मई को पता चलेगा कि सिकंदर कौन बना। अच्छा, अगर हम पिछले चुनाव यानी 2021 के नतीजों पर एक नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। एक तरफ थी तृणमूल कांग्रेस जिसने 215 सीटें जीतकर एक तरफा जीत हासिल की, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। पिछले कुछ सालों में बंगाल की राजनीति का मैदान पूरी तरह से बदल गया है। ये अब कई घोड़ों की रेस नहीं रही बल्कि दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच की सीधी टक्कर बन गई है। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह है लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन का टूटना। कांग्रेस ने अब अकेले ही सभी 294 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब है कि अब कोई तीसरा मजबूत मोर्चा नहीं है जो इन दो बड़ी पार्टियों को टक्कर दे सके। और देखिए, सिर्फ हम ही नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड की ये लाइन देखिए, बिल्कुल साफ बताती है कि अब लड़ाई सीधी है। एक तरफ टीएमसी तो दूसरी तरफ बीजेपी। तो इस सीधी टक्कर का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि अब वोटर्स के लिए चीजें थोड़ी सिंपल हो गई हैं। जो लोग टीएमसी सरकार के काम से खुश नहीं हैं, उनके लिए बीजेपी एक सीधा विकल्प है। वहीं टीएमसी की कोशिश ये रहेगी कि राज्य के लगभग 30% अल्पसंख्यक वोट एकजुट होकर उसे ही मिले। तो चलिए अब मिलते हैं इन दो मुख्य राजनीतिक ताकतों से और उनके नेताओं से जो सत्ता के लिए आमने सामने हैं। एक तरफ है मौजूदा चैंपियन तृणमूल कांग्रेस, जिनकी कमान है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में। ये पार्टी पिछले 15 सालों से बंगाल पर राज कर रही है। 15 साल बहुत लंबा समय होता है, और अब उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसे अक्सर एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। और दूसरी तरफ है मुख्य चैलेंजर बीजेपी, जिनका चेहरा राज्य में है शुवेंदु अधिकारी। बीजेपी का गेम प्लान बिल्कुल सीधा है, टीएमसी से नाराज वोटों को अपनी तरफ खींचना और खुद को एकमात्र मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना। अब चलिए वापस उस नंबर पर चलते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, 780 कंपनियां। ये जो जबरदस्त राजनीतिक टक्कर है, इसका सीधा कनेक्शन पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा के इतिहास से है। बंगाल के चुनावों का इतिहास दुर्भाग्य से हिंसा से भरा रहा है। चाहे 2021 का विधानसभा चुनाव हो या 2023 का पंचायत चुनाव, दोनों में जमकर हिंसा और बूथ कैप्चरिंग यानी जबरदस्ती वोट डलवाने के आरोप लगे। और इसी काले इतिहास को दोहराने से रोकने के लिए इस बार चुनाव आयोग कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक बहुत ही साफ 6 सूत्रीय योजना बनाई है। इसका मकसद है हिंसा रोकना, रिश्वतखोरी पर लगाम लगाना, फर्जी मतदान यानी छप्पा को रोकना, बूथ जामिंग को फेल करना, डरे हुए वोटर्स की हिफाजत करना, और ये पक्का करना कि प्रशासन निष्पक्ष रहे। और इस पूरे प्लान का एक सबसे अहम हिस्सा है ये 72 घंटे का ऑपरेशन। इसका मतलब है वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले राज्य की सारी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। मकसद एकदम साफ है, बाहर से आने वाले किसी भी उपद्रवी तत्व को रोकना। अच्छा, सुरक्षा तो एक बात हुई,
लेकिन ये चुनाव असल में तो वोटर्स के मन में चल रही लड़ाई पर ही तय होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव का रुख तय कर सकते हैं। इस बार वोटर्स के दिमाग में कई बड़ी चीजें चल रही हैं। एक तरफ तो नागरिकता कानून यानी सीएए और धार्मिक पहचान जैसे संवेदनशील मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप, महिला सुरक्षा जैसे गंभीर सवाल भी हैं। इन सब के साथ नौकरियों की कमी और 15 साल पुरानी सरकार से ऊब भी एक बड़ा फैक्टर है। अब अगर हम बंगाल के वोटर्स को थोड़ा समझें तो यहाँ लगभग 30% वोटर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जाहिर है, इसीलिए दोनों ही पार्टियां इन वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो इस निर्णायक चुनाव का भविष्य कैसा नजर आता है? आखिर में पूरी की पूरी लड़ाई एक सीधे से सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या बंगाल के लोग टीएमसी के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर वो बीजेपी को एक मौका देकर बदलाव को चुनेंगे? तो असली सवाल ये है कि क्या ये चुनाव सिर्फ ममता बनर्जी के 15 साल के काम का हिसाब किताब होगा या फिर ये बंगाल के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बड़ा फैसला बनेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें 4 मई को ही मिलेगा जब वोटों की गिनती होगी।